नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हमारे द्वारा लगातार उत्तराखंड एलटी गणित को लेकर सीरीज़ चलाई गई है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताते हैं। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस से हमने आपको लगातार फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, इसी क्रम में आज हम आपके लिए एलटी का पूर्व प्रश्न पत्र लेकर आए हैं जिसमें हम आपके फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं सभी को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हमारा कार्य आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। प्रोपोर्शनल टू 1/न्यू, प्रोपोर्शनल टू 1/m, प्रोपोर्शनल टू 1/p या फिर लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू p। तो दोस्तों, जैसे कि फॉर्मूला होता है, अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद करेंगे तो लैम्डा बराबर होता है h/p। h जहाँ पर आपका क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, और p आपका क्या होता है दोस्तों, मोमेंटम यानी कि संवेग। तो यहाँ से क्योंकि ये कांस्टेंट है तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/p। तो इस तरह से देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहें तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर हम किसी फोटोन के लिए इसको प्रूफ करना चाहें तो एज वी नो दैट कि भाई जो एक फोटोन होता है उसकी एनर्जी ई बराबर होता है एच न्यू। न्यू का मतलब है फ्रिक्वेंसी, तो इसको हम लिख सकते हैं SC/लैम्डा। सी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा होती है आपकी वेवलेंथ। इसी तरह से आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो कहता है E बराबर mc²। तो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि आपका एक फोटोन है तो mc² बराबर हो जाएगा SC/लैम्डा। तो C से C यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से दोस्तों आपका जो लैम्डा बराबर है वो आ जाएगा H/mc। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, यही आपका मोमेंटम होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, भाई लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/p। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सी ऑप्शन इज राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इन हाइड्रोजन एटम इज। ठीक है, आपको दोस्तों हाइड्रोजन एटम की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इन हाइड्रोजन एटम। ठीक, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको आप इस फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पहले आप ध्यान में रखिए। पोटेंशियल एनर्जी पहले आप काइनेटिक एनर्जी बराबर ध्यान में रखिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है दोस्तों हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आप इस फॉर्मूले की मदद से दोस्तों इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है -E²/r। ठीक है, और अगर दोस्तों आप यहाँ से इसमें रखेंगे फॉर्मूले में तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ E²/r। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मॉडुलस इसका पॉजिटिव बना देगा इसको, तो हो जाएगा भाई E²/2r। ठीक हो गया, आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरी जो टेक्निक है इसको करने की, वो आप एक सर्किल खींचिए। ठीक है, और आपको पता है ये आपका एक हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो भाई इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी आपका एक इलेक्ट्रॉन है। तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, दोनों के दोनों आपके चार्ज हैं। तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए आपको पता है कि इसके बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो कूलाम का नियम आपको याद होगा। तो F बराबर क्या होता है 1/4πε0, यानी कि उसको हम K मान लेते हैं, Q1 Q2/r², यानी कि E²/r²। ठीक है, अब दोस्तों क्योंकि ये मूव कर रहा है सर्कुलर पथ पे, तो इसमें मान लेते हैं कि इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी v है। तो भाई सर्कुलर पथ में बनाए रखने के लिए इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स आपका क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो दोस्तों क्या होगी, mv²/r। और ये दोस्तों बल आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कोई भी आपका जैसे पार्टिकल है वो आपका सर्कुलर मोशन कब करता है, जब उसमें अभिकेंद्रीय बल लगता है। तो यहाँ से दोनों क्या होंगे दोस्तों, बराबर। तो हो जाएगा भाई mv²/r बराबर हो जाएगा k E²/r²। तो भाई r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से mv² बराबर आ जाएगा k E²/r। ठीक है, तो mv² हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है, और हम जो दोस्तों जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ ऑफ mv²। ठीक हो गया, तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, k बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ mv² की वैल्यू है k E²/r। ठीक है, तो यहाँ से जो k है वो दोस्तों आपका प्रोपोर्शन में आ जाएगा एक तरह से E²/2r। बिकॉज
आप देख सकते हैं कि जो K है वो आपका एक कांस्टेंट है, तो भाई आप मान सकते हैं कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी E²/2R के बराबर होगी। तो यहाँ से भी दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो फॉर्मूला आपका निकल कर आएगा वो आपका आएगा E²/2R। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेडी ऑफ Li7 न्यूक्लियस टू Fe56 न्यूक्लियस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको क्या करना है, इनकी रेडियस का रेशियो निकालना है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये होता है R बराबर R0 A⁻⁴, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को दोस्तों आप याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर R0 आपका कांस्टेंट है और A का मतलब होता है मास नंबर। R0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.2 × 10⁻⁻15 के अराउंड, ठीक है। तो आपको अभी ये तो कांस्टेंट है तो कट जाना है, तो इसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी वैल्यू की, बस आप इस फॉर्मूले को दोस्तों ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर से पहले वाले की जो रेडियस, यानी कि आपको Li7 की अगर रेडियस निकालनी है तो R1 बराबर आ जाएगा R0, और देखिए इसका मास नंबर कितना है 7 की पावर कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको दोस्तों Fe की निकालनी है तो Fe न्यूक्लियस की क्या हो जाएगी R0, ये हो जाएगा भाई 56 की पावर 1/3, ठीक हो गया। अब आपने दोस्तों क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो आप क्या कर दीजिए R1/R2 कर दीजिए। तो R1/R2 करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, R0 से R0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/56 की पावर 1/3, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद हो जाएगा भाई R1/R2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7 8 होता है 56, तो 1/8 की पावर 1/3 दैट इज़ 1/2, ठीक। यानी कि जो दोनों की रेडियस में आपका रेशियो है वो 1:2 है, तो यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिंबल गिव्स इन द फिगर रिप्रेजेंट। देखिए जो सिंबल है किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है NPN ट्रांजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आपका होता है एमीटर, ये होता है कलेक्टर, और इसको क्या बोलते हैं बेस। तो इस टाइप से क्या होता है, ये आपका होता है N, ये होता है P, ये होता है N, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला जाता है NPN ट्रांजिस्टर, क्योंकि ये एरो इधर को है, अगर ये एरो नीचे की ओर को होता तो ये क्या होता PNP ट्रांजिस्टर होता, ठीक है। ये तो सिंबल है, आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, संकेत किस गेट को प्रदर्शित करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो संकेत है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए दोस्तों, अगर ये खाली ऐसा संकेत होता इस टाइप का, ठीक, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये और गेट को रिप्रेजेंट करता, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर से ऐसे गोला आ गया तो ये दोस्तों किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि अगर खाली गोला होता आगे से तो ये रिप्रेजेंट करता किसको, ये रिप्रेजेंट करता आपके नॉट को, ठीक है ना। अगर इस टाइप से होता और आगे से इस टाइप का गोला टाइप का बना होता है तो नॉट को रिप्रेजेंट करता, क्योंकि इसमें दोनों है तो ये एक्चुअली किसको करेगा, नॉट प्लस और, तो ये क्या बन जाएगा नॉर गेट, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, और गेट के लिए क्या होता है प्लस साइन होता है, नॉट के लिए बार होता है। तो भाई अगर आपका A + B का जो बार होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके नॉर गेट को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए जो गेट हैं इनके सिंबल हैं आपको अच्छे से आना चाहिए। एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट, नैंड, नॉर, इस टाइप के दोस्तों गेट होते हैं, तो आपको इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको चित्र में VAB का मान याद करना है, यानी कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस AB। जो ये A होगा ये B होगा, इसके बीच में आपको दोस्तों क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आपको इस तरह से कंबाइंड रेसिस्टेंस दे रखे हैं, ठीक है। पैरेलल में भी है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है, और आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन में भी है, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे दोस्तों, इनका जो नेट रेसिस्टेंस है वो निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए होगी, करंट, ठीक। तो पहले मैं काम करता हूँ, दोनों का क्या निकालता हूँ, जो दोनों का हम क्या निकालेंगे, नेट, मतलब मैं नेट रेसिस्टेंस निकालने का काम करता हूँ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये और ये सर्किट, ये दोनों के दोनों किस में है, ये आपके हैं पैरेलल। तो पैरेलल का कंडीशन क्या होती है दोस्तों, इसका जो नेट रेसिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 + 1/10, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में कम समय ले रहा हूँ। 1/10 + 1/10, और फिर क्या कर देंगे, इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो भाई क्या हो जाएगा, 10 × 10/10 + 10 यानी कि 20, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5, ठीक है। तो दोस्तों इसका तो आपका कितना आ गया, इसका आ जाएगा 5, ठीक है। अब ये 5 आ गया, और दोस्तों ये दोनों के दोनों, क्योंकि इसका 5 आ गया, ठीक, और ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज़ में आ जाएंगे, ठीक है। तो भाई टोटल कितना हो जाएगा, जो आपका रेसिस्टेंस है वो जो नेट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 10 + 5 यानी कि 15 ओम आपका क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया,
ये तो आपका सर्किट का रेसिस्टेंस हो गया, ठीक। इसके बाद आपको सर्किट का जो वोल्टेज है वो आपको दे रखा है, वो आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 30 वोल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना दे रखा है, 30 वोल्ट, ठीक है। अब आप इसको दोस्तों सॉल्व करने का प्रयास करें। देखिए कैसे करेंगे, नेट रेसिस्टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे निकाला। ये दोनों के दोनों आपके क्या थे, मतलब पैरेलल में है, और जो इन दोनों का आएगा वो इसके संग क्या होगा, सीरीज में होगा, ठीक। अब देखिए इसके बाद इसको कैसे करेंगे, एज वी नो दैट भाई V बराबर होता है I इंटू आर, ओम लॉ आपको पता है, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, तो यानी V है आपका 30 अपॉन आर, अभी जो आपने नेट निकाला हो कितना है 15, ठीक है। तो भाई यहाँ से कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 एम्पियर की करंट आपकी दोस्तों यहाँ पर सर्किट में बह रही है। तो अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ, अरे यार। अब आप दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए, मैं सर्किट में ही आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए हो क्या रहा है कि करंट यहाँ से बही, ठीक है। अब करंट जब इसमें बह रही है तो दोस्तों क्या होगा, वो यहाँ पर जाएगी। अब यहाँ से क्या होगा दोस्तों, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि अगर ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता तो सीरीज़ में तो क्या होता है कि भाई जो करंट होती है वो सेम होती है, यहाँ भी करंट सेम होगी यहाँ भी, लेकिन यहाँ से क्या होगा, जो करंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक तो यहाँ चली जाएगी, इसको मान लेते हैं I2, इसको मान लेते हैं I1, ठीक है। तो हमें अब क्या चाहिए होगा, I1 चाहिए होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना। तो इसके लिए मुझे इसका रेसिस्टेंस ये तो पता है, और इसकी धारा मुझे चाहिए होगी, तो इसकी धारा मुझे I2 निकालनी पड़ेगी। अब ये मैं कैसे निकालूंगा, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए I2 जो धारा है वो यहाँ से भी जाएगी, ठीक है, यानी कि वो 10 ओम से भी निकल कर जाएगी। तो भाई इसमें अब क्या करना है, देखिए दोस्तों, अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो वोल्टेज होता है वो आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज आपका सेम होता है, ठीक है। अब आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि दोस्तों अगर यहाँ पर वोल्टेज है VAB, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा, VAB ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर और यहाँ पर वोल्टेज सेम है, तो और साथ में रेसिस्टेंस भी अगर सेम है तो यहाँ से बहने वाली धारा भी सेम होगी। तो इसका मतलब क्या निकलता है दोस्तों, कि इसका मतलब ये है कि जो I1 और I2 क्या है, दोनों के दोनों बराबर हैं, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि दोनों में जो बहने वाली धारा है वो बराबर है। यहाँ पर भी धारा I1 बहेगी, यहाँ पर भी धारा I1 ही बहेगी। इसका मतलब है कि जो I1 और I2 हैं वो दोनों बराबर होगी। तो उन दोनों का जो सम है, एज वी नो दैट कि भाई जो I1 और I2 है इसका सम I के बराबर है, और I कितना है, 2 एम्पियर है। तो भाई जो I1 है 1 एम्पियर, ये भी 1 एम्पियर, यानी कि ये जो धारा बह रही है इसमें 1 एम्पियर की धारा बहेगी। ये भी आपकी 1 एम्पियर की धारा होगी और ये भी आपकी क्या होगी, 1 एम्पियर की धारा होगी। तो बस अब आपको यही तो चाहिए था ना, आपको I1 की वैल्यू चाहिए थी कि जो इससे गुजर रही है। तो बस अब आपको क्या चाहिए, VAB। VAB कैसे निकलेगा दोस्तों, VAB V बराबर होता है I इंटू आर, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई इसके अक्रॉस में जो आपका रेसिस्टेंस है वो आपका 10 है, और यहाँ पर जो आपकी करंट है वो कितनी बह रही, 1, तो 1 इंटू 10 यानी कि कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट, ठीक हो गया। तो यहाँ से दोस्तों राइट आंसर इसका कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आएगा। तो हमने क्या की प्रोसेस, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नेट रेसिस्टेंस निकालेंगे। नेट रेसिस्टेंस के बाद इसमें बहने वाली धारा, अब धारा क्या होगी, वो 2 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड हो जाएगी। 2 पार्ट्स में अगर वो डिवाइड होगी तो एक होगी I1 और एक होगी I2, दोनों का सम क्या होगा, 2 एम्पियर के बराबर होगा, क्योंकि टोटल धारा हमने 2 एम्पियर निकाली, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल है वो दोनों सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। वो क्यों रहेगा, क्योंकि भैया भाई सीधी बात है, ये किस कॉम्बिनेशन में है, ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो भाई इस केस में आपका क्या हो जाएगा, भाई ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से गुजरने वाली धारा और यहाँ से गुजरने वाली धारा दोनों बराबर होंगी। तो यहाँ पर से इसका मतलब ये है कि ये I1 और ये I2 दोनों के दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब I1 बराबर 1, मतलब I2 बराबर भी 1 और I1 बराबर भी 1। बस आपको क्या चाहिए थी, यहाँ की बहने वाली धारा और यहाँ का रेसिस्टेंस, तो आपका यहाँ का वोल्टेज आसानी से निकल जाएगा। तो वो कितना है, 10 वोल्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक सिग्नल की सैम्पलिंग दर 8 किलोहर्ट्ज़ है एवं 16 क्वांटीकृत स्तर हैं, यानी कि क्वांटाइजेशन लेवल हैं, प्रयुक्त होते हैं। इस सिग्नल की बिट रेट है, यानी कि बिट दर आपको निकालनी है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो क्वांटाइजेशन लेवल है उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है। तो 2 की पावर n बराबर आपको दे रखा है 16, यानी कि 2 की पावर 4, तो n बराबर आपको कितना दे दिया, 4, ठीक है। n की वैल्यू 4 निकल कर आ गई। अब इसके बाद आपसे कह रहा है बिट रेट। तो देखिए जो बिट दर होती है, बिट रेट का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है n, जो हमने अभी n निकाला, इनटू आपका हो जाएगा जो सैम्पलिंग रेट, यानी कि जो आपकी दी हुई है। अब आप देखिए जो सैम्पलिंग रेट है वो कितना दिया हुआ है,
मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सैम्पलिंग रेट आपको कितना दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है आपका n आपने निकाला 4 और ये है आपका 8 किलो हर्ट्ज़। तो इसको क्या कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हर्ट्ज़ में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 चक्को होता है 32, तो ये हो जाएगा भाई 32,000 क्या बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इसका दोस्तों राइट आंसर है। तो 32,000 बिट पर सेकेंड इज़ अ राइट आंसर, इन सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी है। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर की फोकस की क्या लेंथ होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप कैसे समझेंगे, देखिए आप पहले एक गोलीय दर्पण को लीजिए। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण को इस तरह से हम ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक गोलीय दर्पण है, ठीक। तो दोस्तों हम ये मानते हैं कि जो आपका गोलीय दर्पण है वो आपका किसी एक स्फीयर का पार्ट है, बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट मानते हैं, ठीक है, यानी गोले का पार्ट है। तो इस स्फीयर में क्या होगा, इसका एक सेंटर होगा, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, आपका सी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, वक्रता केंद्र बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप अगर इसको ज्वाइन करें तो ये आपकी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलाती है, ठीक है ना। या फिर इसको क्या बोलेंगे, एक तरह से वक्रता त्रिज्या इसको बोला जाता है। तो दोस्तों जो फोकस होता है वो बिल्कुल क्या करता है, आपका ये जो आपकी जो डिस्टेंस होती है इसके आधे पर ये लाई करता है, ठीक है। ये आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका आर होता है, आर का बिल्कुल हाफ में ये लाई करता है, ठीक है। अब दोस्तों इसको ध्यान से देखें तो भाई ये आपका कैसा है, गोलीय दर्पण है, ठीक है। लेकिन जब बात करेंगे समतल दर्पण की तो समतल दर्पण ऐसा होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको भी हम मानेंगे कि ये आपका एक स्फीयर का पार्ट है, यानी कि गोले का पार्ट है, ठीक। अब ये किस, इससे जो दोस्तों गोला बनेगा, क्योंकि ये तो कर्व था, ये तो चलो ऐसा बन गया, लेकिन इससे जो गोला बनेगा दोस्तों बहुत ही बड़ा बनेगा, ठीक है। और जो इतना बड़ा बनेगा क्योंकि ये तो सीधा है ना, ठीक है। तो भाई इसमें जो इसका दोस्तों जो इसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी बड़ी होगी सोचो, ठीक है। और उसकी आपको क्या निकालनी है, हाफ, यानी r/2 निकालना है। तो हम ये मानेंगे दोस्तों कि इसकी जो रेडियस होगी वो अनंत होगी, ठीक है। इसकी रेडियस क्या होगी, अनंत होगी। और क्योंकि इसकी रेडियस अनंत है तो इसका फोकस भी क्या होगा, अनंत होगा, यानी फोकस भी इसका अनंत पर होगा। तो इसलिए जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कहाँ पर होती है, अनंत में होती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो गोलीय दर्पण है, जैसे आपके ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये भी आपका एक गोलीय दर्पण है, ठीक। तो इसमें आपका क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि ये आपके गोले के पार्ट है, ठीक है, यानी कि एक स्फीयर के पार्ट है, ठीक। तो ऐसे में जो आपका समतल दर्पण होगा, जो सीधा दर्पण होगा, उसको भी हम एक मानेंगे कि एक बहुत बड़े गोलीय दर्पण का पार्ट है, बहुत बड़े आपके एक स्फीयर का पार्ट है। तो जब एक बहुत बड़े स्फीयर का वो पार्ट होगा तो उस केस में आपका क्या होगा दोस्तों कि ये आपका हम मान लेंगे कि जो इसकी रेडियस है वो आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी कि वो इनफाइनाइट के बराबर होगी। तो ऑफकोर्स अगर रेडियस इनफाइनाइट होगी तो उसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, यदि L कला संबद्ध लंबाई हो तथा C प्रकाश का वेग हो तो कला संबद्ध समय होगा। इफ L इज अ कोहेरेंस लेंथ, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कोहेरेंस लेंथ, एंड C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन आपको क्या बताना है, कोहेरेंट टाइम बताना है, ठीक है। अब आपके सामने L दिया हुआ है, ठीक है, एंड C दिया हुआ है, ठीक, लेंथ, और आपको एक तरह से इसको हम डिस्टेंस भी मान सकते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों आपको क्या है, आप इसको वेलोसिटी मान सकते हैं, ठीक। तो भाई आपको पता है भाई जो टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या इसको आप ऐसे मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो भाई टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक, बहुत सिंपल से तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। नाउ डिस्टेंस यानी कि लेंथ, और आपको ये कितना दे रखा है भाई, एस कितना दे रखा है, वो दे रखा है C, ठीक। C प्रकाश के वेग से है ना गतिमान। यहाँ से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये स्पीड या वेलोसिटी जैसे भी इसको दिखाओ, बस करना आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा भाई, L/C। तो L/C इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कला संबद्ध समय निकालना है, बस आपको दूरी और वेग दिया हुआ है तो आप आसानी से समय तो निकाल ही सकते हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लेंज लॉ ये किसका कॉन्सिक्वेंस है, चार्ज का, मोमेंटम का, मास का, या फिर एनर्जी का, ठीक है। जो लेंज लॉ है दोस्तों इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये आपका क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ठीक है। लेंज लॉ क्या बताता है दोस्तों कि आपका जो इंड्यूस करंट है वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज अपोज करता है अपने कॉज का जिससे वो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। ये आपकी हमेशा इंड्यूस करंट की प्रॉपर्टी होती है, लेंज लॉ आपको यही बताता है, ठीक है। तो
इसका मतलब ये है कि वो क्या करेगा, अपोजिंग फोर्स लगाएगा। तो उस अपोजिंग फोर्स को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू डू वर्क वी हैव, मतलब उसको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट दिस अपोजिंग फोर्स। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और जो एक्स्ट्रा वर्क होता है दोस्तों, ये क्या करता है, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में पीरियडिक चेंज ले आता है। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है कि मोर करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक, और ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट हुआ, जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया गया, उससे क्या हुआ, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, वो हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो लेंज लॉ है वो ये कहता है कि जो इंड्यूस करंट है वो हमेशा क्या करता है, अपने पैदा होने के कारण का अपोज करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो अपोज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको उस अपोजिंग फोर्स के कारण क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा एफर्ट के कारण क्या होता है कि वहाँ पर ये पीरियडिक चेंज आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, और जिससे क्या होता है कि मोर करंट इंड्यूस होता है। जिसके कारण जब मोर करंट इंड्यूस होगा तो उससे क्या होगा कि भाई जो एक्स्ट्रा एफर्ट होगा वो आपका किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो हो जाएगा एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो विच इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है कि भाई जब पीरियडिक चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में तो उसी से क्या होता है, करंट क्या होता है, इंड्यूस होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द एवरेज पावर डिसिपेशन इन प्योर इंडक्टेंसेज, यानी कि एक आदर्श प्रेरकत्व में औसत शक्ति ह्रास कितना होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर प्योर इंडक्टेंस होगा वहाँ पर आर क्या हो जाएगा, ज़ीरो, यानी कि रेसिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता होगा कि जो पावर फैक्टर होता है प्योर इंडक्टेंस रेसिस्टेंस का, वो आप कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं cos फाई। ठीक है, cos फाई बराबर आपका क्या होता है, R अपॉन Z। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर R जीरो है तो जो cos फाई है वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, cos फाई अगर ज़ीरो हो गया तो जो एवरेज पावर डिसिपेशन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखेंगे भाई, PAV बराबर होता है VRMS। ठीक है, और इसके बाद IRMS, यानी V इंटू आई इंटू कितना हो जाएगा भाई, cos फाई। ठीक हो गया, तो इसके बाद यानी कि VRMS IRMS इंटू cos फाई। अब cos फाई जो आपका ज़ीरो हो गया, यानी कि आपका जो पावर फैक्टर है जब वो जीरो हो गया तो भाई जो पावर AV है वो भी आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो भाई यानी कि जो आपकी दोस्तों एवरेज पावर डिसिपेशन है वो आपका क्या हो जाएगी, अपने आप ही ज़ीरो हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि भाई देखिए, अगर आपका प्योर इंडक्टेंस कहीं पर है तो यकीनन है कि वहाँ पर आपका आर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर आर ज़ीरो होगा तो cos फाई ज़ीरो होगा, क्योंकि cos फाई आपका क्या है, पावर फैक्टर। अब एवरेज पावर डिसिपेशन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो ये होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। अब cos फाई ज़ीरो हो गया तो भाई PAV भी अपने आप ही क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो एवरेज पावर डिसिपेशन अपने आप ही ज़ीरो हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ RMS वैल्यू इज 10 एम्पियर इज पास थ्रू अ 10 ओम रेसिस्टर, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर इज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको IRMS के बारे में बताया था, देखिए IRMS बराबर होता है I0 अपॉन √2। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपकी क्या मिल जाएगी, आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि आपको मैक्सिमम करंट की वैल्यू मिल जाएगी। दैट इज़ आपका कितना हो जाएगा, देखिए IRMS की वैल्यू कितनी है, आपको 10 दी हुई है, तो ये हो जाएगा भाई 10√2। तो ये तो पहले आपकी ये आ गई। ठीक है, इसके बाद आपको क्या निकालनी है दोस्तों, आपको V की वैल्यू निकालनी है। तो भाई आपको पता है ओम लॉ से V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। तो यहाँ पर से हो जाएगा भाई V0, यानी कि आपको मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैक्सिमम करंट इंटू आपका क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है कितनी है, 12। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, ये हो जाएगा भाई 10 इंटू √2 इंटू कितना है, ये आपका कितना है, 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई देखिए 10 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.44 इंटू 12। चलिए इसको निकाल लीजिए, ये हो जाएगा भाई 14.2 इंटू 12, तो 12 दूनी हो गया 24, 12 चक्को 48, 49 50, और ये हो जाएगा भाई 12 कम 12, और एक सेकेंड 14 पॉइंट ये हो गया ना, 12 दूनी 24,
2, 12 कम 24 12 36 12 चौको 48 50 5, 12 कम 12, 12 और 5 कितना आ गया 17। ठीक, तो 170 पॉइंट कुछ निकाल दी मैंने वैल्यू, तो 170 पॉइंट कुछ आ रही है। हाँ, मतलब यही आएगा, जो सी वाला ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, वैसे मैंने इसकी 1.44 ले ली, चलो आप इसको 1.43 लीजिए, तब जाके ज़्यादा सही आएगा। 1.43 लेते हैं। ठीक है, 1.44 ले ली ना, तो एकदम एग्जैक्ट नहीं आया, कोई बात नहीं। इसको करिए, ये कितना हो जाएगा 14.3 × 12, तो 12 कम 12 बन 24 बढ़ते हैं 36, 12 कम 12 24 बढ़ 36, 12 चौको 48 49 50 51, और 12 कम 12 5, 1 सेकेंड यार, ये क्या हो गया भाई, 14.13, एक सेकेंड, इसमें भी थोड़ा ज़्यादा ही आ जा रही ना, 1.4, अरे यार सॉरी यार, मैं क्या कर रहा हूँ ये। √2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.41 होती है। सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पर मैं खुद ही गलत कर रहा हूँ, तभी मैं कह रहा हूँ कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, देखिए 1.41 होती है ना, 1.41 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 12। अब आप कर लीजिए, अप्रोच पता होनी चाहिए, आंसर तो चलो कैलकुलेशन में तो मिस्टेक कभी कभार हो ही जाती है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मैं भी कंफ्यूज कर गया खुद ही। तो 12 कम हो गया 12, 12 चक्को 48, और 12 चक्को 48, और कितना हो गया 49, 12 कम 12, 12 4 16। देखिए अब बिल्कुल सही है, 169.2। वो हमने √2 की वैल्यू गलत रख दी ना, तो 169.2। अब इतना तो आ गया बॉस, ठीक है। अब इसके आगे यार इतना कौन करेगा। ठीक है, 1.41 समथिंग इसकी वैल्यू होती है, उसके बाद आप इसको निकाल लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट ऑफ AC मेंस इज। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। ये आपका दोस्तों LT पेपर है 2015 का, और देखिए इसमें आपके फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे आ रखे हैं, और काफ़ी मतलब देखिए कोई इतना ज़्यादा मतलब हाई लेवल नहीं है। ठीक, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया भाई, I जो आपका I0 बराबर होता है वो कितना होता है, IRMS × √2। ठीक है, तो भाई आपको ये दे रखा कितना 220 √2। ठीक, अब 220 × √2 आप करके देख लीजिए भाई, 220 × √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41 समथिंग। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 22 एकम 22, 22 चक्को होता है 88, 90 90, 22 एकम 22, और 9 आपका कितना हो जाएगा 31, तो 310.2। अब इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो भाई 311 समथिंग आ जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, अच्छा एक सेकंड दोस्तों, हमने थोड़ा सा इसको यहाँ पर I0 IRMS करके सॉल्व कर दिया। एक चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना, ये आपका वोल्ट है। ठीक है, तो ये V0 बराबर हो जाएगा VRMS × √2। मैं जल्दबाजी में थोड़ा क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। ये IRMS नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन तो वही है, लेकिन यहाँ पर ये वोल्ट था ना, तो मैंने थोड़ा सा I0 लिख दिया। V0 बराबर होता है VRMS × √2, मतलब जैसे I0 बराबर IRMS × √2, ऐसे V0 बराबर होगा VRMS × √2। तो I0 नहीं है, I0 नहीं, मतलब ये आपका क्या होगा, V होगा। ठीक है, मैंने जल्दबाजी में इसको सॉल्व कर दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, वीडियोकॉन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए वीडियोकॉन आपका किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये करता है फोटो कंडक्टिविटी के प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, वीडियोकॉन क्या होता है, एक काइंड ऑफ कैमरा होता है, या कैमरा ट्यूब बोल सकते हैं इसे, जो कि आपका प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिविटी पर काम करता है। ये आपका ऑप्टिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ मैग्नीन इज 50 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। द रेसिस्टेंस ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर विल बी। देखिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसका और जो रेसिस्टेंस होता है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ये होता है R = ρL/A। ठीक है, व्हाट इज एल, एल इज द लेंथ, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, रो आपका क्या हो गया दोस्तों स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और आर आपका क्या हो गया रेसिस्टेंस। ठीक है, तो दोस्तों आपसे कह रहा है कि आपको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस निकालना है, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है कि भाई ऑफ मैग्नीन इज, आपको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस दिया हुआ है सॉरी, और आपको रेसिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो भाई यहाँ से आप इसकी वैल्यू को रख दीजिए एक एक करके, देखिए क्या हो जाएगा। देखिए रो की जो वैल्यू है आपको दोस्तों क्या दे रखी है, वो दे रखी है भाई 50 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, अब आपको दोस्तों इसकी लेंथ दी हुई है, लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो अगर ये 50 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 × 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको एरिया निकालना। अब आप बताइए जो क्यूब है, क्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है, तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा,
एक क्यूब का जो एरिया होगा वो यानी कि आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा भाई 50 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए एक तो एक कट जाएगा, तो बचेगा क्या, हो जाएगा भाई 50 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 50 इंटू 10⁻²। तो ये हो जाएगा भाई 10⁻6 ओम। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो भाई 10⁻6 ओम यानी कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है ये आप ध्यान में रखना, आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। रो यहाँ पर होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आर फॉर लेंथ, और ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि जब एक क्यूब है तो क्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो क्या होगा, ऑफकोर्स स्क्वायर होगा। तो उसका स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 कंडक्टर्स आर मीटिंग एट अ पॉइंट एक्स एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द 5th कंडक्टर। यानी कि आपको 5th कंडक्टर में निकालना है क्या उसकी वैल्यू होगी। देखिए बहुत सिंपल है, ये आपका किरचॉफ लॉ है। किरचॉफ लॉ क्या कहता है भाई, एक पॉइंट है, एक पॉइंट में आने वाली सभी जो धाराओं का ज्योमेट्रिकल सम आपका कितना होता है, 0 होता है। कहने का मतलब है कि जो आने वाली करंट का जो सम होता है वो जाने वाली करंट के सम के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इन सब का ज्योमेट्रिकल सम आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी। मान लेते हैं जैसे ये धारा जो इस डायरेक्शन में आ रही है इनको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, जो अवे जा रही है उनको क्या मान लेते हैं, नेगेटिव। और चलो मान लेते हैं ये आपकी धारा कितनी है, एक्स है। ठीक, तो इससे हमें पता लग जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, जो आने वाली इस पॉइंट को आने वाली धाराएं हैं यानी करंट है वो क्या हो जाएगा, देखो 5 + 4 ये दोनों पॉजिटिव हैं। और इससे जो जाने वाली धारा है वो कितनी है, -3 -5। ठीक है, प्लस x यानी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं ये धारा इधर जा रही है, ये धारा बाहर, ये धारा दूर जा रही है पॉइंट से, और ये धारा मतलब उसकी ओर को जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 और 4, चलिए इसको काटो, 5 और 4 क्या करना, ये हो जाएगा भाई 5 से 5 कटेगा और ये आपका कितना आ जाएगा, 1 + x बराबर 0। तो भाई x बराबर आपका कितना आ गया, -1। ठीक, तो भाई माइनस वाली धारा कौन सी है, जो कि दूर जा रही है। तो इसका मतलब है कि ये क्या होगी, दूर, क्योंकि हमने इनको माइनस लिया ना जो दूर जाने वाली। तो इसका मतलब है कि 1 एम्पियर अवे फ्रॉम x, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, किरचॉफ का लॉ आप जरूर पढ़िएगा, आप नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। ठीक, क्या होता है, आने वाली धाराओं का सम जाने वाली धाराओं के सम के बराबर होता है। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रखना कि मैं बार बार ज्योमेट्रिकल सम बोल रहा हूँ, मुझसे गलती से निकल रहा है। जो आने वाली धाराओं का सम जाने वाली धाराओं के सम के बराबर होता है, यानी टोटल नेट सम, जो नेट कहेंगे ना, नेट जो सम होता है वो कितना होता है, 0 होता है। नेट का मतलब ये है कि आप उनकी डायरेक्शन भी लेंगे, जो टोटल नेट जो इस पॉइंट पर जो सम होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ये आप ध्यान में रखना है, समीशन i बराबर 0 होता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ E बराबर है 80 + BT², व्हाट इज़ द न्यूट्रल टेम्परेचर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो E की बात हो रही है वो आपका EMF है। ठीक है, और ये आपका एक थर्मोकपल का एग्जांपल है। ठीक, तो थर्मोकपल में जो आपका EMF है उसका जो वैल्यू है, यानी कि आपको न्यूट्रल टेम्परेचर का रिलेशन निकालना है। देखिए मैं आपको एक ग्राफ से इसको बताऊं तो ये आपका दोस्तों आपका क्या है, 80 + BT² एक काइंड ऑफ पैराबोला है। तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, और इस केस में आपका दोस्तों क्या होगा कि ये दोस्तों जो आपकी वैल्यू होती है यहाँ पर जो होती है, ये अगर मैं इसको दिखाऊँ तो ये वाला आपका टेम्परेचर वाला पार्ट है। ठीक है, और ये किसको दिखाएगा, EMF को शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका जो ये वाला पार्ट होता है इसी को क्या बोला जाता है, न्यूट्रल टेम्परेचर बोला जाता है। तो न्यूट्रल टेम्परेचर पर ही आपका जो वैल्यू है E की मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा एक और होता है जिसको भी आप ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन में E की वैल्यू क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोस्तों ये हो गया आपका टेम्परेचर डिफरेंस, और आपको E की वैल्यू को निकालना है। तो मैक्सिमम कब होगी, तो आप देख सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, श्योरली जब आप क्या करेंगे, इसमें मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो E बराबर हो जाएगा 80 + BT²। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो DE/dt बराबर हो जाएगा A + 2 BT। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए आपने डिफ्रेंशिएट करें, फॉर द मैक्सिमम मिनिमा इट शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, -A/2B। ठीक हो गया, तो -A/2B इसकी दोस्तों वैल्यू निकल कर आएगी। एंड
तो यहाँ से क्या आएगा भाई, न्यूट्रल टेम्परेचर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -a/2b, ठीक है। एट द सेम टाइम जब इसको डबल बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 2b, तो b की वैल्यू हम क्या लेंगे, <0 लेंगे, तभी जाके दोस्तों ये आपका सही बैठेगा। और इसीलिए हमने दोस्तों ये जो कर्व है आपका इस तरह से बनाया है ताकि आपकी जो b की वैल्यू हो, क्योंकि वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगी, तभी जो आपका पैराबोला होगा वो इस तरह से नीचे की ओर को होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा इसमें कभी कभार ये आता है कि भाई टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन भी निकालना आ जाता है। न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होता है, जिस पर आपकी ई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, तो आप उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और जो वैल्यू आती है उसको आप रख देते हैं, ठीक। यानी कि टी जो भी आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण की कोणीय आवृत्ति निर्भर नहीं करती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। साइक्लोट्रॉन में जो आपके आवेशित कण हैं उसकी कोणीय आवृत्ति निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? देखिए साइक्लोट्रॉन होता क्या है, साइक्लोट्रॉन आपका क्या होता है, जो आवेशित कण है, पॉजिटिव आवेशित कण है, इनकी गति को बढ़ाने का कार्य करता है, यानी कि इनको एक्सेलरेट करने के काम आता है, ठीक है। इस टाइप का ये दोस्तों होता है ये, ठीक। ये डी टाइप का शेप होता है, इसमें बीच में खोखला होता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, कण को रिवॉल्व किया जाता है इस तरह से, ठीक है। और ये आपका कनेक्टेड होता है मतलब धारा से, ठीक। तो यहाँ पर से दोस्तों आपका क्या होगा, मतलब जो आपका जो इसको दोलित्र बोलते हैं, ठीक है, दोलित्र से आपका दोस्तों ये क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि कण को इस तरह से रिवॉल्व किया जाता है। तो अब इसमें जब बात आती है कि जब आप इसको रिवॉल्व करते हैं तो उस समय पर जो इसकी कोणीय आवृत्ति होती है ओमेगा, उसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है दोस्तों, वो होती है QB/m के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ों को जान लीजिए। m का मतलब क्या होता है, आवेशित कण का द्रव्यमान, यानी कि इसका मास, ठीक है। इसके अलावा जो B होता है वो आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड, एंड Q का मतलब होता है आपका जो इस पर चार्ज है, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि ये इस पे किस पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, आवेश पर निर्भर करता है, और इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र, यानी तीनों पर निर्भर करता है, लेकिन चाल पर ये निर्भर नहीं करता। आप साफ साफ देख सकते हैं, यानी कि ये जो इसकी वेलोसिटी है उस पर ये निर्भर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा स्पीड पर ये निर्भर नहीं करता, बाकी मास, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों पर ये निर्भर करता है।